आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। बेसिकली मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग क्या सीखेंगे कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से सीखा था बेटा, इसका मीनिंग भी सीखा था, इसका यूज क्या होता है, डेप्रिसिएशन किन किन चीजों पे लगता है हमने ये भी सीख लिया था कि डेप्रिसिएशन हमारा टेंजिबल असेट और इंटेंजिबल असेट पर लगता है, लेकिन फिक्स एसेट पर लगता है, समझ में आ रहा है। और फिक्स एसेट हमारे कौन कौन से हो जाते हैं, देखिए लैंड को छोड़ के बाकी सब पे डेप्रिसिएशन लगता है। इतनी मोटी मोटी बात आप लोग अपने दिमाग में डाल लीजिए, समझ में आ रहा है। हाँ, मैं पिछली वीडियो में एक बात और बताना भूल गया था बेसिकली कि लैंड जो होता है बेटा हमारा बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं आपके, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लीज होल्ड लैंड और दूसरा होता है बेटा फ्री होल्ड लैंड। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि लीज होल्ड लैंड पर बेटा हमेशा डेप्रिसिएशन लगता है और फ्री होल्ड लैंड पे बेटा डेप्रिसिएशन कभी नहीं लगता। इतनी बात समझ में आ रही है। लैंड पे भी किस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता बेटा, फ्री होल्ड पे डेप्रिसिएशन पे मतलब डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। लीज होल्ड पे हमारे लैंड पे डेप्रिसिएशन लगता है। अब ये लीज होल्ड और ये फ्री होल्ड बेसिकली होता क्या है, तो देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि लीज होल्ड वो होता है जैसे कि मैंने सपोज करो कोई जमीन है 50 साल के लिए 100 साल के लिए मैंने एक्वायर कर ली है, यानी मैंने लीज पे ली है, मैं मालिक हूं लेकिन 100 साल तक हूं बेटा। उसके बाद मुझे उस जमीन को उसके लैंडलॉर्ड के पास दोबारा छोड़ देना पड़ेगा, यानी दे देना पड़ेगा, उसको वापस कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस पर हम डेप्रिसिएशन लगा दे क्योंकि टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू हमारी कम होती जाती है। क्यों, क्योंकि हमने उसका पेमेंट करा है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे आने के बाद बेटा हम क्या करते हैं, उस लैंड को किसी और मतलब जिसका जो मालिक होता है हम उसको दोबारा उसके पास वापस दे देते हैं। तो बेसिकली हम इस पर क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। और फ्री होल्ड का मतलब होता है कि मेरी कोई प्रॉपर्टी है और मैं उसका खुद मालिक हूं, तो बेटा इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि मैं खुद ओनर हूं, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये मेरी खुद की एसेट है, समझ में आ गया। और खुद की एसेट पे ही हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं करते हैं। और जैसे किसी और की एसेट है जिसको हमने एक्वायर कर रखा है 50 साल 20 साल 30 साल या 100 साल के लिए, तो बेटा उसमें हम जनरली डेप्रिसिएशन लगाते हैं। बस मुझे लैंड से रिलेटेड यही एक टॉपिक बताना था और इससे रिलेटेड कुछ है नहीं है आपको बताने के लिए कुछ एक्स्ट्रा, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं जो मैं मेथड की बात कर रहा था। अगर आपसे पूछ ले, देखिए एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, एनुअल डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू और अपॉन में होता है बेटा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। मोटी मोटी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ये फॉर्मूला होता है आपका एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का बेसिकली, ठीक है। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर आपको निकालना हो तो ये निकलता है आपका एनुअल डेप्रिसिएशन, यानी इसके लिए हमें एनुअल डेप्रिसिएशन का निकालना जरूरी है, समझ में आ रहा है। वो एनुअल डेप्रिसिएशन हमारा यहाँ पे लगेगा और क्या आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट जितने की हमने मशीन खरीदी है और मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है इसका रेट ऑफ निकालने का, डेप्रिसिएशन निकालने का, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे हम इन दोनों फॉर्मूलों को समझेंगे किस तरीके से किया जाएगा एग्जाम में, समझ में आ रहा है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, परचेज मशीन, हमने परचेज मशीन करी है, सपोज करो 1 लाख की है, समझ में आ गया। 1 लाख की मशीन हमने परचेज करी है बेटा। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू इसकी कितनी है, सपोज कर लो 10,000 है बेटा, समझ में आ गया। और इसकी एस्टिमेटेड जो यूजफुल लाइफ है सपोज करो 10 ईयर है, समझ में आ गया। देखिए कॉस्ट ऑफ एसेट ले लिया मैंने, स्क्रैप वैल्यू ले ली, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ले ली आपके लिए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और हम पुट कर देंगे। हाँ, हमें क्या क्या फाइंड करना है ये लिख लेते हैं हम लोग, फाइंड एनुअल डेप्रिसिएशन और किस रेट से हमने डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज किया है, समझ में आ रहा है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है और कौन सा अमाउंट हम इसमें से इसकी वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए माइनस कर रहे हैं, मोटा मोटा समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन, ये सॉल्यूशन है आपका, यहां से समझ में आ रहा है। एनुअल डेप्रिसिएशन बेटा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, साइड में फॉर्मूला लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। कॉस्ट ऑफ एसेट आपकी कितने की है, 1 लाख की है,
माइनस कर दूंगा स्क्रैप वैल्यू 10,000 और डिवाइड कर दूंगा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 ईयर। आपका ये कितना आ गया 90,000 अपॉन 10 काट दिया। तो हम लोग कितना लगा रहे हैं बेटा इसमें एनुअल डेप्रिसिएशन, हम इसमें एनुअल डेप्रिसिएशन जो लगा रहे हैं बेटा आपका 9,000 लगा रहे हैं। हाँ, अब मुझे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर निकालना हो इसी का, तो देखिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में किस तरीके से लगाऊंगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, एनुअल डेप्रिसिएशन जो अभी मैंने निकाला है 9,000 डिवाइडेड बाई कितना, कॉस्ट ऑफ एसेट बेटा कितने की थी मेरी 1 लाख की थी, और मल्टीप्लाई बाय 100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना आ गया 9% आ गया, यानी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मैंने निकाल लिया बेटा कितना 9% निकाल लिया। ठीक है, बस ये दो मेथड थे जो मुझे आपको बताने थे। अगर आपसे पूछ लेता है तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो हम इस तरीके से इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इसमें आपको कोई दिक्कत है तो। ठीक है, आई होप आपने देख लिया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ और फिर हम लोग बात करते हैं कि SLM मेथड और WDB मेथड से एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए कि एक्चुअली में SLM मेथड किस तरीके से यूज होगा और WDB मेथड किस तरीके से यूज होगा। समझ में आ रहा है, लेकिन उससे पहले मुझे आपको यह बताना पड़ेगा कि मशीनरी अकाउंट बेसिकली बेटा बनता कैसे है। ठीक है, जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि मशीनरी अकाउंट बनता कैसे है तो आप कैसे निकालोगे SLM मेथड से और WDB मेथड से। ठीक है, तो आज हम लोग SLM मेथड के बारे में पढ़ेंगे, मतलब सॉरी मशीनरी अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे कि मशीनरी अकाउंट बेसिकली हम लोग निकालते कैसे हैं। ठीक है, उसका मेथड भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं समझ में आ रहा है आप लोगों के, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। क्या लिख रहा हूं मशीनरी अकाउंट। ठीक है, देखिए सबसे पहले बेसिकली यहाँ पे आता है बेटा मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे आप लोग डेट डालेंगे और यहाँ पे भी आप लोग क्या डालेंगे, डेट डालेंगे। ठीक है, मेथड होता है आपका डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और आपका अमाउंट, ये होता है आपका डेबिट साइड और ये होता है आपका क्रेडिट साइड। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों के। ठीक है, इतना बड़ा क्यों बना लिया, छोटा सा बनाएंगे हम लोग यहाँ पे भी, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, बस हमें समझ नहीं है अभी। समझ में आ रहा है आप लोगों के। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा इसके अंदर आता क्या है, देखिए अगर आपने जब मशीन खरीदी होगी तब आपको लिखना पड़ेगा आपने कब मशीनरी खरीदी है, उसकी डेट आपको फिल करनी पड़ेगी सबको। ठीक है, और सॉरी जब आपने खरीदी होगी मशीन तब आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, और जब आपने सेल करी होगी तब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कौन सी डेट पे किया है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और आप क्या करोगे यहाँ पे कि आपको मशीन पे अगर लॉस हुआ है तो वो भी आपको यहीं पे आपको नोट करना है। तो बेसिकली आपका डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है बेटा, आपने इस पे कितने की देखिए सबसे पहले डेप्रिसिएशन आ गया, हमने मशीनरी को सेल कितने पे करा है और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन में कितने का हो गया। समझ में आ रहा है, तो मशीनरी अकाउंट में बेसिकली यही आता है। देखिए अगर आपने कोई मशीनरी परचेज करी है तो आप लोग यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, टू बैंक अकाउंट, M1 मशीन खरीदी है तो M1, अगर आपने एक और मशीनरी खरीदी है तो दोबारा से आप लोग लिखेंगे M2 अकाउंट। बेसिकली समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, जितनी भी बार आप मशीन खरीदेंगे उतनी बार उसको डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपकी मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहां पे लिखेंगे हम लोग क्या, अगर आपने मशीनरी को सेल किया है, नहीं सबसे पहले हम लोग लगा लेंगे डेप्रिसिएशन। देखिए सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जो डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लगाएंगे सेल ऑफ मशीन, और क्या आ सकता है बेटा, और आ सकता है आपका लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन।
बेटा बेसिकली बस यही आइटम है जो आपके मशीनरी अकाउंट में आएंगे, बार बार यही आपके रिपीट होते रहेंगे। आप और मशीन खरीदोगे और आ जाएगी, आप मशीन सेल करोगे सेल हो जाएगी, फिर से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे फिर से यहाँ पे आ जाएगा, फिर से आप मशीनरी को अगर आप बेचोगे अगर उस पर लॉस हो गया तो लॉस आ जाएगा इधर। हाँ, अगर आपको मशीनरी बेचने में अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो बेटा इधर आएगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। इतनी बात समझ में आ रही है सब लोगों के, ठीक है। अब देखिए बेसिकली ये तो मैंने आपको एक तरीके से रटा दिया, ठीक है, कि ये होता है, ये होता है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और आप लोगों ने रट लिया और आपका बेसिक क्या रह जाएगा, आपका थोड़ा कमजोर रह जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इसकी बात करते हैं इसको समझने के लिए इसकी जनरल एंट्री से, ठीक है। तो जनरल एंट्री बेसिकली है क्या, पहले हम लोग तो ये चीज हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि सबसे पहले एक बात बताओ, अगर मैंने अपने बिजनेस में मशीन परचेज करी है तो एक चीज आपको गोल्डन रूल याद होना चाहिए कि बेटा आप देखिए अकाउंटिंग में 5 गोल्डन रूल होते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न अकाउंटिंग। समझ में आ रहा है क्या कहते हैं हम लोग, मॉडर्न अकाउंटिंग। समझ में आ रहा है, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है बेटा। अगर आपको ये नहीं पता तो आप मेरे हिसाब से 11th 12th किसी में भी चले जाओ, सर्वाइव नहीं कर पाओगे अकाउंट्स में। समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले एसेट, क्योंकि रियल लाइफ में मॉडर्न अकाउंटिंग ही बेटा अप्लाई होती है, दिमाग में डाल लो एक बात। समझ में आ रहा है, एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी और आपकी फेवरेट इनकम, मेरी भी बेसिकली, ठीक है। तो देखिए एसेट का नेचर क्या होता है बेटा, यहां पर लिखेंगे ऊपर नेचर, इसका नेचर होता है डेबिट, एक्सपेंस का नेचर होता है डेबिट, कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट, लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट और इनकम का नेचर होता है क्रेडिट। समझ में आ रहा है, इन 3 का नेचर क्रेडिट और इन 2 का नेचर डेबिट। समझ में आ गया। अगर असेट का नेचर होता है डेबिट, हाँ, अगर असेट इंक्रीज करेंगे तो डेबिट, असेट इंक्रीज करी डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज करा डेबिट बेटा, कैपिटल इंक्रीज करी वो क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज करी वो भी क्रेडिट, इनकम इंक्रीज करी वो भी क्रेडिट। मोटा मोटा दिमाग में डाल लो, ठीक है। अगर डिक्रीज होते हैं तो फिर क्या होगा, देखिए असेट की वैल्यू अगर कम होगी तो बेटा करेंगे हम क्रेडिट। समझ में आ रहा है, एक्सपेंस अगर कम होगा तो करेंगे हम लोग बेटा क्रेडिट, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट और कैपिटल कम होगी तो लाला डेबिट। समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ, लायबिलिटी कम हुई डेबिट, इनकम कम हुई डेबिट, ठीक है। ये बेटा ये मॉडर्न अकाउंटिंग होती है, अगर ये आपको नहीं पता नहीं सर्वाइव कर पाओगे बेटा आप अकाउंटिंग में, ठीक है। बेसिकली मैंने बता दिया आप लोगों को, याद कर लो यार, कुछ भी करो, ठीक है। चलिए ठीक है, बेसिकली अब यहाँ पे आते हैं। अब एक बात बताओ, अब मैंने मशीन परचेज करी है, क्या करा है बेटा बिजनेस में, मशीन परचेज करी है। अरे यार फिर से बेसिक कंसेप्ट आपके थोड़े ना क्लूज रह जाएंगे, मैं आपको बता दूं। देखिए ये तो आपने उतार लिया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो एक एक चीज में एक्सप्लेन कर देता हूं आपको और अच्छे तरीके से। असेट क्या होता है बेसिकली, ठीक है, जिसका बेनिफिट, आप क्या कह रहे हो बेटा, जिसका बेनिफिट आप कहां लोगे बेटा, फ्यूचर में लोगे, ठीक है ना, और कम से कम मोर देन 1 ईयर तो होना चाहिए। देखिए असेट वो होते हैं जो आपको बेनिफिट देते हैं फ्यूचर में मोर देन 1 ईयर से ज्यादा, जैसे मशीनरी, कार, एसी, फर्नीचर, कुर्सी, आपके जितने भी आसपास में जो भी सराउंडिंग है ना बेटा, वो मोस्टली एसेट ही होते हैं। आप हर चीज में एसेट से घिरे हुए हो, क्योंकि हर चीज आप 1 साल से ज्यादा यूज करते हो, ठीक है ना। घर में कुछ भी चीज हो बेटा आप 1 साल से ज्यादा ही यूज करोगे, दिमाग में डाल लो एक बात, ठीक है। एसेट का मीनिंग क्या होता है, जो आपको 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देगा। समझ में आ रहा है, 1 साल से यानी बोर्ड भाई मैं अभी लेके आया हूँ, इसको फेंक थोड़ी दूंगा भाई, मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है, जब तक यूज कर रहा हूँ। फिलहाल 1 साल से ज्यादा हो गया इसको, 1 साल नहीं 2.5 साल से ज्यादा हो गया। समझ में आ गया, तो बेसिकली अब क्या हो गया, ये मेरे लिए एसेट हो गया, ठीक है। ये लाइट मेरे लिए एसेट है, समझ में आ रहा है। और आगे देखते हैं एक्सपेंस। बेटा एक्सपेंस का नेचर क्या, देखिए एसेट का मतलब ये नहीं होता एसेट बढ़ गए तो डेबिट हो गया, नहीं, जिसका बेनिफिट अगर आप फ्यूचर में लोगे, ठीक है ना, वो होता है आपका एसेट।
मोटी मोटी बात दिमाग में डाल लो, ठीक है। किसी से पैसे आने थे, अभी आए नहीं है, आएंगे, वो भी आपके कौन होते हैं, डेटर्स होते हैं, उनको भी हम एसेट कहते हैं। समझ में आ रहा है, पैसा आएगा, आएगा, आया नहीं है, फ्यूचर में आएगा। समझ में, फ्यूचर वर्ड आ गया यहाँ पे। अब देखिए एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है, जिसका आप बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके हैं। समझ में आ रहा है, बेनिफिट ऑलरेडी टेकन, समझ में आ गया, आप उसका बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके हैं, वो एक्सपेंस होता है। अगर आपने उसका बेनिफिट नहीं लिया है बट आपका एक्सपेंस नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए, कैपिटल का मतलब क्या होता है, देखिए कैपिटल का मतलब होता है जब ओनर, ठीक है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराता है, इंट्रोड्यूस मनी, ठीक है ना, बिलोंग्स टू, हाँ देखिए जब भी ओनर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराएगा मनी को, किससे, आपके बिजनेस से, बेटा उसी को हम कैपिटल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। हाँ, अगर ओनर सेकंड टाइम अगर बिजनेस में पैसे को इंट्रोड्यूस करता है तो बेटा वो एडिशनल कैपिटल होती है, कैपिटल नहीं होती। कैपिटल वही कहलाती है जब ओनर फर्स्ट टाइम धंधे से इंट्रोड्यूस कराता है अपने पैसे को। समझ में आ रहा है। बाकी की जो भी कैपिटल वो लेके आएगा वो एडिशनल कैपिटल होती है। मोटी मोटी दिमाग में बात डाल लो एक, ठीक है। हाँ, लायबिलिटी क्या होता है बेटा, लायबिलिटी, लायबिलिटी होती है उधारी। समझ में आ गया, इसको मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। लायबिलिटी का मतलब होता है उधारी, किसी से कर्ज ले लिया उसको देना है, किसी को देना है, समझ में आ गया, वो आपकी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। बेसिकली लायबिलिटी को हम कह सकते हैं आउटसाइड लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या कह सकते हैं हम लोग, एक तरीके से आउटसाइड लायबिलिटी, यानी बाहर के व्यक्ति को, मतलब बाहर वाले को हमें पेमेंट देना है, वो हमारी क्या होगी, लायबिलिटी, यानी हमने किसी से उधार लिया है तो हमें देना है पेमेंट उसका, यानी आउटसाइड लायबिलिटी होगी, ठीक है। हाँ, इनकम क्या होता है बेसिकली, इनकम बहुत से लोगों के दिमाग में गलतफहमी होती है। इनकम बहुत से लोग ये समझते हैं कि पैसा अगर आया तो इनकम है, पैसा नहीं आया तो इनकम नहीं है। बेटा देख, दिमाग में एक बार डाल ले, ये चीज गलत है। इनकम का मतलब होता है आपका बेसिकली कि सर्विसेज रेंडर्ड, आपने अगर सर्विसेज रेंडर्ड, अगर आपने सर्विसेज दे दी है तो बेटा वो आपकी इनकम हो चुकी है। क्या हो चुकी है, इनकम हो चुकी है, ठीक है ना। चाहे वो आपको रिसीव हो या और नॉट रिसीव, समझ में आ गया। इनकम क्या है, जब आपने सर्विसेज रेंडर कर दी है तभी उस टाइम वो आपकी इनकम कहलाएगी। इनकम आपको रिसीव हो या नहीं हो, बेटा आपकी इनकम हो गई। अगर मैंने पढ़ा दिया किसी बच्चे को, ठीक है, सपोज करो मेरे पास 5 बच्चे थे, मैंने 4 बच्चों को पढ़ा दिया, समझ में आया, 5 में को नहीं पढ़ाया और उसने अगर मुझे फीस दे दी तो वो मेरी इनकम का पार्ट नहीं है। समझ में आ गया। हाँ, अगर मैंने 5 बच्चों को पढ़ा दिया और 4 बच्चों ने फीस दे दी, एक ने फीस नहीं दी है बेटा, तो मेरी वो इनकम का पार्ट है। समझ में आ रहा है। एक छोटे से एग्जाम्पल से और आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। सपोज कर लो इनकम, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ABCD, ठीक है ना, और E, ये आपके 5 बच्चे हैं बेटा, समझ में आ रहा है। अब मैंने क्या करा है बेटा, मैंने A को भी पढ़ा दिया, B को भी पढ़ा दिया, C को भी पढ़ा दिया, D को भी पढ़ा दिया और E को नहीं पढ़ाया। समझ में आ रहा है। और पर बच्चे से मैं जो फीस ले रहा हूं महीने की, सपोज करो 2000 रुपीज है, 2000 और 2000, समझ में आ गया। अब मैंने इसको नहीं पढ़ाया बेटा क्योंकि ये क्लास 10th का है, सपोज करो ये क्लास 10th का है, मैंने कही भाई तू अगले साल क्यों पढ़ाऊं तुझे। समझ में आ गया। मैंने इन 4 बच्चों को पढ़ा दिया, इन 4 बच्चों को पढ़ाया तो बेटा मेरी फीस बेसिकली जो मेरी इनकम कहलाएगी, जो मेरी इनकम का पार्ट कहलाएगी बेटा, वो मेरी कहलाएगी 8000 रुपीज। समझ में आ रहा है, ना कि मेरी इनकम का पार्ट कहलाएगी ये 10,000 रुपीज। ये मेरी इनकम का पार्ट नहीं है। मोटी मोटी बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, मेरी इनकम का पार्ट क्या कहलाएगी, सपोज करो मैंने E को भी पढ़ा दिया होता और इसने मुझे फीस नहीं दी। समझ में आ रहा है। अब मेरी इनकम क्या होगी, अब मेरी जो इनकम होगी वो होगी बेटा 10,000। समझ में आ रहा है। जो मैंने सर्विसेज रेंडर कर दी है और लेकिन एक्चुअली में मुझे कैश कितना रिसीव हुआ है, 8000, तो ये मेरी इनकम नहीं है, इनकम मेरी ये है क्योंकि 10,000 में सर्विसेज दे चुका, मैं सर्विसेज रेंडर कर चुका बेटा, तो मेरी ये इनकम कहलाएगी। समझ में आ रहा है। आई होप आप लोगों ने मॉडर्न अकाउंटिंग अच्छे से समझ लिया होगा कि मैं मॉडर्न अकाउंटिंग क्यों पढ़ा रहा था, ठीक है।
हालांकि मैंने सारा बेसिक मैंने ले ही लिया है, ठीक है, वैसा कुछ छोड़ा नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अब हम अपने चलते हैं मशीनी अकाउंट पे कि हम लोग क्या सीखने वाले थे इसमें, ठीक है। देखिए मोटी मोटी अगर आपके दिमाग में जा रही होगी बात, मैंने आपको बता दिया कि मशीनी अकाउंट में डेप्रिसिएशन आएगा, सेल अगर आपने मशीन को कर दिया, बेच दिया मशीन को, वो क्रेडिट साइड में आएगी, और अगर आपको उस मशीन को बेचने पे लॉस हो गया है तो वो भी आपका कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। अगर आपने कोई मशीन खरीदी है एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार आप मशीनें खरीदोगे तो हर बार आपको बैंक अकाउंट आपको शो करना पड़ेगा, कहां पर, डेबिट साइड में। मोटी मोटी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए जनरल एंट्री से मैं आपको समझाता हूं, जो मैंने मॉडर्न अकाउंटिंग अभी आपको मैंने बता दिया, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। देखिए मैंने मशीनरी परचेज करिए, क्या करिए, मशीनरी परचेज करिए, तो बेटा यहां पे क्या लिखूंगा मैं, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड। इतनी इतनी मोटी मोटी बात जा रही है। देखो मशीनरी धंधे में आई है, यानी असेट मेरे बढ़े हैं, असेट बढ़े हैं बेटा, कितने से बढ़े हैं, सपोज कर लो 1 लाख से बढ़े हैं, समझ में आ गया। और 2 यहां पर क्या लिख दूं मैं, 2 बैंक अकाउंट, मैंने बैंक से पेमेंट कर दिया है, कितने का, 1 लाख का। इतनी बात समझ में आ रही है। तो मैंने मशीनरी परचेज करी है लाला, समझ में आ गया, कितने की, 1 लाख की, और मैं मशीनरी का अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है ना। तो मशीनरी के अकाउंट में मैं जाऊंगा, मशीनरी क्या हो रही है, डेबिट, तो डेबिट साइड में गया। लेकिन मशीनरी में बेटा मशीनरी का नाम नहीं आता, उसके नीचे वाले का नाम आता है, किसका आएगा, 2 बैंक, और यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, 1 लाख। कितने समझ में आ गया। मशीनरी के अकाउंट में बेटा कभी भी मशीनरी का नाम नहीं आता। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा दे रहा हूं, समझ में आ रहा है। देखिए सपोज कीजिए आपके पापा ने आपको 10,000 रुपीज दिए कि जा बेटा मौज कर ले, जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है ना, बोर्ड के पेपर में तू अच्छा ले आया, 10th में अच्छे मार्क्स ले आया, 10,000 रुपये दे दिया आपको खर्च करने के लिए, और आप ताव में आ गए, हाँ भाई चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। आपने क्या करा, मूवी देखी 1000 रुपीज, डिनर किया 1000 रुपीज, पापा ने पैसे दे दिए, पार्टी करी 3000 रुपीज, क्लॉथ्स आपने खरीद लिए, ठीक है। तो आपने कितने खरीद लिए, तीन मतलब 3000 के कर लिए, और मोबाइल रिचार्ज करा लिया, ठीक है, मोबाइल रिचार्ज करा लिया आपने 2000 का, समझ में, तीनों 8 और 1 10, ठीक है। 10,000 रुपये आपने क्या कर लिया बेटा, इस तरीके से एक्सपेंस कर लिए, ठीक है। तो आपने क्या बनाया, अपना कैश अकाउंट बनाया एक, समझ में आया, कैश अकाउंट। यानी भाई अगर आपने क्या करा है, मूवी देखी है, डिनर करा, पार्टी करी, क्लॉथ करी है, मोबाइल रिचार्ज करा, किससे करा भाई, कैश से ही तो करा होगा, तो कैश का अकाउंट ही तो बनाओगे। अब आप क्या कर रहे हो बेटा, कैश के अकाउंट में कैश का ही नाम लिख रहे हो, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और आप यहां पर क्या लिख रहे हो, 1000, 3000, 2000, सॉरी 3000 और 2000, समझ में आ गया। अब आपने कैश के अकाउंट में कैश 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 लिख दिया। अब आपके पापा ने पूछा कि बेटा एक बात बता, जो मैंने 10,000 रुपये दिए थे तूने उसका करा क्या, ठीक है। तो आप कह रहे कि पापा मैंने तो खर्च करा है। तो पापा ने पूछा अच्छा ला तूने क्या खर्च करा है, मुझे भी दिखा, कुछ तो नोट किया होगा। तो तुमने लिया, तुमने कैश अकाउंट पापा को दिखाया, पापा ने देखा कैश 1000, कैश 1000, कैश 3000, कैश 3000 और कैश 2000। पापा ने कि बेटा इधर आ। आप गए उनके पास कि हाँ पापा जी, तो उन्होंने पटाख से आपके कान पे एक लगा दिया। उन्होंने कहा बेटा एक चीज बता कि तूने कैश तो खर्च करा है, लेकिन कैश खर्च कहां पे करा है ये तो बता दे भाई, मेरे को ये तो बता दे, मैं दिखाई तो दे कि साला तूने कैश कहां पे खर्च करा है? यहां पे तो कुछ भी ऐसा है ही नहीं है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि कैश के अकाउंट में बेटा उसका रीजन लिखना पड़ता है कि आपने किस वजह से आपने कैश को खर्च किया है। तो यहां पे भी वही हो रहा है, आपने मशीन परचेज करी है, मशीनरी अकाउंट बना रहे हो, तो मशीनरी अकाउंट में आप ये भी तो दिखाओगे कि मशीनरी भाई कितने की खरीदी है। भाई बैंक अकाउंट में दिखा दिया 1 लाख की खरीदी है मशीनरी, समझ में आ रहा है। अब ये थोड़ी करोगे मशीनरी 1 लाख, भाई ये क्या हो गया, इससे तो कुछ भी लिंक ना हो रहा। मेरे को बता दो भाई अगर तुम्हें समझ में आ रहा होगा तो। मोटी मोटी बात समझ में आ रही है। तो ये लेजर रूल होता है बेटा, जिसका भी हम अकाउंट बनाते हैं उसमें हम उसका नाम कभी नहीं लिखते, समझ में आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, कि मशीनरी अकाउंट में हमने मशीनरी को खरीदा है बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए दे के। मोटी मोटी बात समझ में आ गई, इसको मिटा दूं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए ये वाली एंट्री आपको समझ में आ गई, ठीक है। देखो मशीनरी क्या है भाई, असेट है, 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट देगी, मोर देन 1 ईयर। तो दिमाग में एक चीज जानी चाहिए, ये क्या है आपकी लॉन्ग टर्म असेट है। तो आप कहां पर रखोगे बेटा, इस साइड क्यों, असेट का बढ़ना डेबिट होता है, समझ में आ गया। और हमने असेट को बढ़ा दिया 1 लाख से खरीद के, ठीक है। और यहां पर देख लीजिए ड्यूअल इफेक्ट हो रहा है, देखिए मशीनरी भी एसेट है और कैश भी,
ठीक है, दोनों एक साथ तो बढ़ नहीं रहे। देखिए मशीनरी बढ़ रही है और कैश कम हो रहा है 1 लाख से। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, जितने से बढ़ा उतने से कम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मोटी मोटी बात करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा, बेसिकली अगर मैं इसकी जनरल एंट्री करूं तो देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट हमेशा क्या होता है बेटा, डेबिट होता है आपका, समझ में आ रहा है। और टू यहाँ पे क्या लिखूंगा, मशीनरी अकाउंट। सपोज करो कि मैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इस पर लगा रहा हूं 10% के हिसाब से। कितना लगा रहा हूं बेटा, 10% के हिसाब से। और मेरी मशीन मैंने कितने की खरीदी है, 1 लाख की खरीदी है, और इस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं, यानी 10,000 रुपीज मैं क्या चार्ज कर रहा हूं, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं। मोटी मोटी बात समझ में आ रही है। तो मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर लिया, 10,000। एक बात बताओ यार, अब मेरी मशीन क्या 1 लाख की रह गई, नहीं, अब मेरी मशीनरी कितने की रह गई बेटा, 90,000 की। समझ में आ रहा है। अब मेरी मशीन एक्चुअली में कितने की रह गई है, 90,000 की रह गई है। सपोज करो कि मैंने उसको सेल कर दिया कितने पे, 50,000 पे। कितने पे कर दिया बेटा, 50,000 पे। तो सेल ऑफ मशीन मैंने कितने की करी है, 50,000। इतनी बात समझ में आ गया। मतलब ऐसी रफली बता रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ है नहीं है, बस सिर्फ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, कि 1 साल में खरीदी हो 1 साल में बेच दी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। होता भी होगा तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल मैंने तो आज तक नहीं देखा कि अभी खरीदी है कि अभी बेच दी तुरंत, ठीक है। मोर देन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन मैंने कितना लगा दिया, 10% के हिसाब से, और मैंने सेल कर दिया बेटा उसको 50,000 पे, और मैंने खरीदी कितने की थी, 1 लाख पे। चलो डेप्रिसिएशन मैंने लगा दिया। अब मेरी मशीन की वैल्यू कितनी थी बेटा करंट में, 90,000, और मैंने सेल कितने पे करा है, 50,000 पे, यानी मुझे लॉस कितने का हो गया, 40,000 का। मोटी मोटी बात समझ में आ गई, ठीक है। इतनी बार नहीं खरीदी हमने यार, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देख लो, 1 लाख की मशीन खरीदी, डेप्रिसिएशन उस पर साल बेटा 10,000 का लग गया, सेल मैंने कितने की कर दी, 50,000 की कर दी, लॉस मुझे कितने का हो गया, 40,000 का। बेटा इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो 1 लाख ही बैठेगा, जो मैं कह रहा था आप लोगों से। इतनी बात समझ में आ रही है मोटी मोटी, ठीक है। इतना आगे कहानी समझ में। अब देखो, अब मैंने क्या लगाया, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बेटा एक चीज बता, तेरी मशीन की जो वैल्यू है उसको बढ़ा रहा है कि घटा रहा है। तो बेटा इधर देख, यहां पे मशीनरी थी 1 लाख की, अब डेप्रिसिएशन लगा दिया तो मशीनरी कितने की रह गई, 90,000 की तो रह गई तेरी। तो मशीन की वैल्यू कम हो रही है, कम हो रही है। तो बेटा कहां पे गई तेरी मशीनरी, क्रेडिट साइड में। हम क्रेडिट साइड गए और हम देखते हैं मशीनरी में मशीनरी का नाम नहीं आता, क्या लिखेंगे, दूसरे का नाम, यानी इस पर डेप्रिसिएशन लगा 10,000 का। मोटी मोटी बात समझ में आ गई। हाँ, अब तूने क्या करा, तूने मशीनरी को सेल कर दिया। तीसरी एंट्री करें तो हम, अगर तू सेल करेगा तो एक बात बता, तेरे पास मशीन आएगी कि कैश आएगा, समझ में आ रहा है। तो तेरे पास कैश आएगा और मशीनरी जाएगी, यानी यहां पे भी तेरी मशीनरी कम हो रही है। कितने से बेटा, तूने सेल करी है मशीनरी कितनी, 50,000 की। तो यहां पे क्या आ जाएगा तेरा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, क्या आ जाएगा, मशीनरी तेरी घट गई। कितने से लाला, 50,000 से, और 50,000 ही तो तेरे पास कैश आया है। मोटी मोटी बात समझ में आ रही है तेरे, ठीक है, आ रहा वो समझ में कि 50,000 की मशीनरी गई, समझ में आ गया, कम हो गई, और कैश 50,000 से हमारे पास आ गया, 50,000 से कैश तेरा बढ़ गया। तो ये हमारी जनरल एंट्री होती है, अगर बेसिकली अगर हम लोग करके देखें, समझ में आ रहा है। तो देख, अब एक और चीज बता दूं मैं तुझे, ये जो डेप्रीशिएशन होता है, क्या कह रहा हूं, ये जो डेप्रीशिएशन होता है बेटा, ये हमेशा कहां पे जाता है, ये तेरा P&L अकाउंट में जाएगा। समझ में आ रहा है, कहां जाएगा, P&L अकाउंट में जाएगा तेरा, ठीक है। ये भी P&L अकाउंट ऐसे होता है, डेबिट क्रेडिट। और यहाँ पे P&L अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। कौन से आते हैं बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलो साफ साफ बना देता हूं आप लोगों को, ठीक है। चलो, हाँ, क्या आ रहा था, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आपका बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये बेटा आपका होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा कहां पे जाते हैं, P&L अकाउंट में जाते हैं। P&L अकाउंट में किस साइड जाते हैं बेटा, डेबिट साइड जाते हैं। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं आपके, ठीक है, उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आ गया आपका, डेप्रिसिएशन आ गया। समझ में आ गया। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली आपका कहां पे जाता है, P&L अकाउंट में जाता है, इनडायरेक्ट उसमें, ठीक है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में, मतलब डेप्रिसिएशन के नाम से, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे, अब आपका ये तो चला गया,
अब मोटी मोटी बात आपको एक चीज पता होना चाहिए कि आपके जो एक्सपेंस होते हैं ना बेटा, एक्सपेंस ये आपके कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड, ठीक है, और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट मेथड। इतनी बात समझ में आ रही होगी। देखिए एक्सपेंस आपके कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड बेटा, और एक होता है आपका इनडायरेक्ट मेथड होता है आपका। समझ में आ रहा है? अब जो इनडायरेक्ट जो मेथड होते हैं आपके बेसिकली वो होते हैं आपके P&L के अंदर। समझ में? इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि अगर मैं किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, समझ में आ रहा है, जैसे कि मैं इसको मार्कर को मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, ठीक है, अब इसको खरीदने में रॉ मटेरियल चाहिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो भी खर्चे चाहिए, उस मशीनरी को पावर में फ्यूल को मतलब वो चलाने के लिए चाहिए, मशीनरी को बनाने के लिए, इससे समझ में आ रहा है? तो जितने भी खर्चे इसको बनाने के लिए हो रहे हैं वो होते हैं मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में आ रहा है? और जब ये बन के तैयार हो गया, अब इसको मुझे भेजना है शोरूम में, ठीक है, अब शोरूम में लेबर है, सैलरी है, रेंट है, ये सब चीजें क्या होती है बेटा? इनडायरेक्ट। हाँ, मशीन की वैल्यू भी रिड्यूस हो रही है तो वो भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही इंक्लूड होती है। तो मोटी मोटी बात बता दूं तो डेप्रिसिएशन आपका क्या होता है बेटा? एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको इतनी चीज बता दी। ये आपका बेसिकली कहां का है ये काम? ये है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। समझ में आ रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनेंशियल सोल प्रोप्राइटर और फाइनेंशियल विद एडजस्टमेंट के अंदर आएंगी ये सब चीजें, ठीक है ना, जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट आपको बनानी होगी। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत आगे की चीज है, ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को इसने यहाँ पर थोड़ा सा ना जनरल नॉलेज के लिए दे दिया कि डेप्रिसिएशन बेटा हमारा क्या कहलाता है? मोर देन, देखिए मैंने क्या कहा, डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है? एक्सपेंस है ना, और मैंने अभी बताया था आपको कि एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? डेबिट। और देखिए डेप्रिसिएशन क्या? एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या करूंगा भैया? डेबिट ही तो करूंगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो मैंने यहां करा एक्सपेंस को डेबिट ही तो करा है, ठीक है। इतनी मोटी मोटी बात समझ में आ रहा है? तो डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या होता है? आपका डेबिट होता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंस होता है। कौन सा एक्सपेंस होता है बेटा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां पे आते हैं बेटा? ये P&L अकाउंट के डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। इतनी मोटी मोटी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। इतनी कहानी समझ में आ रहा है? दिमाग में जा रही है? मोटी मोटी बात आ रही है कि मशीनरी अकाउंट बनाते कैसे? मशीनरी अकाउंट में बस क्या होता है बेटा? मशीनरी पे जितना भी डेप्रिसिएशन लगता है यानी उसकी वैल्यू जितनी भी कम हो रही है बेटा यहाँ पे आ गई, समझ में आ गया। उसको हमने सेल कितने पे करा है वो आ गया, मशीनरी पे लॉस कितने का हुआ वो आ गया बेटा। इनके अलावा मतलब 5वां कोई वर्ड नहीं आता मशीनरी अकाउंट के अंदर। समझ में आ रहा है? मोटी मोटी बात दिमाग में डाल लो, समझ में आ गया। बस मशीनरी अकाउंट के अंदर यही सब चीजें आती हैं और मशीनरी अकाउंट यही बनता है। देखिए अब हम लोग SLM मेथड से और एक WDV मेथड से हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको समझ में आ गया फिर हमारा अच्छे तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा देता हूं मैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, समझ में आ रहा, मैं मिटा देता हूँ। आप लोग इसको दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं अगर आप लोगों के समझ में नहीं आया है, ठीक है। हालांकि मैंने आप लोगों को ऐसा बताया कि आप लोगों के समझ में आ जाए पूरी चीज़, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लिया है मैंने। इतनी बात समझ में आ रही है? और अगर नहीं आ रही समझ में तो भाई दोबारा रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे अब एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ठीक है। एक न्यू मशीन परचेज करिए, सपोज करो मैंने मशीन परचेज करी है 2 लाख की, समझ में आ गया। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मुझे लगाना है इस पर, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मेरे को लगाना है एट द रेट 10% के हिसाब से, ठीक है। और ये है रेट दे दिया, न्यू मशीनरी खरीद ली, ठीक है। अब हमें इसको कौन से मेथड से करना है? SLM मेथड से और WDV मेथड से हमें फाइंड करना है, यानी हमें इसको निकालना है। और 4 ईयर का, 4 नहीं यार बहुत हो जाएगा, हम लोग कर ले रहे हैं 3 ईयर का डेप्रिसिएशन हमें निकालना है यहाँ पे, समझ में आ गया। तो किससे बनाएंगे हम लोग यहाँ पे? सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाएंगे बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाएंगे? मशीनरी अकाउंट। चलो इसको मैं शिफ्ट कर दे रहा हूँ थोड़ा ऊपर की साइड जिससे जगह मिल जाए ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमें लगाना है कितना? 10% के हिसाब से हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। हमें फाइंड करना है बेटा आपका WDV मेथड और SLM मेथड से, और यहाँ पे हमें 3 ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है। 3 ईयर का डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा? यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बनाऊंगा,
भैया समझ में तो आ रहा तुम लोगों के, पता चला मूर्ति बन के बैठे हुए हो, समझ में आ रहा है? इसको बार बार याद करना है, इसको रिवाइज करना है, अपने दिमाग में डालना, समझ में आ रहा है? वरना डेप्रिसिएशन समझ में नहीं आएगा। चलिए लिखेंगे यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ये क्रेडिट साइड आपकी और ये डेबिट साइड। ठीक है, हम लोगों ने मशीन परचेज करी है बेटा, अब कौन सी डेट पर करी है ये अभी डेट नहीं दे रखी, सपोज करो। ठीक है, कोई भी डेट होगी तो इसको हम लोग कर दे रहे हैं फर्स्ट ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने मशीन परचेज करी है, अभी अभी बताया था इसकी एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, टू बैंक अकाउंट। बेटा कितने की करी है, 2 लाख की करी है, मोटी मोटी बात समझ में आ रही होगी। अब इस पर मेरे को डेप्रिसिएशन लगाना है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा कितना लगाना है, देखिए 2 लाख की है, मल्टीप्लाई बाय 10/100, यानी इसका डेप्रिसिएशन कितना आ गया बेटा, 20,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, 20,000 का डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से देख लीजिए, 1020 या कितना रह गया, 20,000 तो रह गया। डेप्रिसिएशन बेटा मैंने कितने का लगाया है, 20,000 का। अब एक चीज बताओ, ये डेप्रिसिएशन इस मशीनरी की वैल्यू को कम ही तो कर रहा है बेटा। ठीक है, कितने से कम कर रहा है बेटा, 20,000 से। तो मेरी बाय बैलेंस सीडी, यानी अब मेरे साल के एंड में मेरी मशीनरी की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, 180 रहेगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मेरी मशीनरी की वैल्यू कितनी रह गई, 80 रह गई। अब चलिए मैं इसको क्लोज करूंगा बेटा, कितना आ गया ये, 2 लाख। ठीक है, मोटी मोटी बात इतनी आ गई होगी आप लोगों को समझ में। अब बेटा इस साल का क्लोजिंग मेरे अगले साल का ओपनिंग बनेगा, सेकेंड ईयर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा जब भी इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होता है तो बेटा यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी ओपनिंग कहते हैं इसको, ये रूल होता है। इस तरीके से हम लिखते हैं, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है? कितने की मशीन है, 1,80,000 की रह गई है अब बेटा। ठीक है, दोबारा से बेटा मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा यहाँ पे, दोबारा से लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा एसएलएम मेथड है, डब्ल्यूडीबी नहीं है। तो जितने की मशीनरी थी यानी ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू पे ही मैं 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाता रहूंगा हर बार। समझ में आ रहा है? दोबारा से मैंने इस पर डेप्रिसिएशन लगाया, बेटा कितने का आ गया, 20,000 का। ठीक है, अब मेरी साल के एंड में मशीन की वैल्यू कितनी रह गई, देखो 20,000 से और कम हो गई मेरी मशीनरी। अब मेरी मशीनरी बेटा 160 की रह गई। समझ में आ रहा है? इसको क्लोज करूंगा, कितना आ जाएगा, 180। समझ में आ गया आप लोगों के, 180। ठीक है, अब बेटा दोबारा से इस साल का क्लोजिंग अगले साल का दोबारा से मेरा ओपनिंग बन जाएगा, थर्ड ईयर, टू बैलेंस बीडी। कितना है बेटा, 160। समझ में आ गया? दोबारा से बेटा मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000। बेटा डेप्रिसिएशन आपका फिक्स रहेगा एसएलएम मेथड में। ठीक है, बाय बैलेंस सीडी। अब बेटा 20,000 से और कम हो गई मेरी मशीनरी की वैल्यू, कितनी थी इस साल, 160। 20,000 से और कम हो गई इस साल, कितनी की रह गई मेरी मशीनरी बेटा, 140 की। समझ में आ गया? अब मैं क्लोज करूंगा, 160 और 160। ये हो गया बेटा मेरा एसएलएम मेथड से। कौन से मेथड से मैंने मशीनरी अकाउंट बनाया है, आपका एसएलएम मेथड। ठीक है, आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा। इसको आप पॉज करिए वीडियो को, आप लोग इसको नोट करिए। एसएलएम मेथड से हम लोगों ने बनाया, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डब्ल्यूडीबी मेथड क्या होता है। समझ में आ रहा है? चलिए डब्ल्यूडीबी मेथड को करते हैं। ठीक है, देखो पहले साल का डेप्रिसिएशन तो बेटा इतना ही रहेगा डब्ल्यूडीबी में। समझ में आ रहा है? पहले साल का तो आपका इतना ही रहेगा। अब यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा, ये यहाँ पे लगेगा आपका 18,000 का, 20,000 का नहीं। क्यों? रिड्यूसिंग मेथड है। कौन सा है? डिमिनिशिंग मेथड, डब्ल्यूडीबी रिटन डाउन वैल्यू मेथड। यानी जो
डेप्रिसिएशन लग के जो वैल्यू बची हुई है बेटा, अब इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। तो बेटा 1,80,000 का अगर मैं 10% निकालूं तो देख बेटा सीधी सीधी बात है, कितना आ गया, 18,000 आ गया, नहीं आ गया डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे 20,000 नहीं होगा, यहाँ पे क्या रहेगा, 18,000। इतनी बात समझ में आ रही है? 18,000 हो गया यहाँ पे डेप्रिसिएशन। अब इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग, 1,80 में से हम लोग 18,000 को माइनस कर देंगे, देखते हैं क्या वैल्यू आती है इसकी। चल जा भाई, ठीक है, 1,80 माइनस 18,000 कितने की वैल्यू रहेगी बेटा, 1,62,000 की रहेगी वैल्यू, ठीक है। अगर मैं इसको प्लस करूंगा तो 180 ही आएगा। अब 162 मेरा इस साल की क्या आ जाएगी बेटा, ओपनिंग हो जाएगी, समझ में आ गया। अब इस साल 162 का 10% अगर मैं निकालूंगा कितना आ जाएगा, 16,200, समझ में आ रहा है, 16,200 माइनस कर दूंगा मैं आपके 162,000, कितना आ गया, 1,45,800, ये आ गया आपका 1,45,800, समझ में आ गया। और टोटल अगर मैं करूंगा तो इसका आ जाएगा 162,000, 162,000, समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, रिटन डाउन वैल्यू मेथड का मतलब क्या होता है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड का मतलब होता है कि मैं अपनी मशीनरी का जो वैल्यू मेरी रिड्यूस होके आई है बेटा, साल की क्लोजिंग, बेटा इसकी क्लोजिंग जो है 1,80 अगले साल की ओपनिंग बनेगी ना, ठीक है, ये क्या हो गया, ये बेटा वैल्यू इसकी रिड्यूस होके आई है। और WDV का मेथड भी क्या होता है, रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड। तो बेटा इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट पे, समझ में आ रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लगेगा। WDV किस पे काम करता है, रिड्यूसिंग वैल्यू पे। अब जो इस साल की जो ओपनिंग है बेटा, इस पे लगेगा मेरा 1,80, समझ में आ रहा है, यहाँ पे कितना लग गया, 18,000 आ गया। अब इस साल की क्लोजिंग कितनी है, 1,62,000, अब 1,62,000 अगले साल की ओपनिंग आएगी। अब दोबारा 1,62,000 पे 10% लगाया, कितना आ गया, 16,200, इसको से माइनस करा, CD मेरा कितना आ गया, 1,45,800। अब ये बेटा अगले साल की क्या बन जाएगी, ओपनिंग बन जाएगी। अगर 4th ईयर का मिड्स है, कहता है डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया, 1,45,800, समझ में आ गया। अब फिर से किस पे बेटा डेप्रिसिएशन लगेगा, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। बॉडी बात समझ में आ रही होगी। बस बेटा हमने आज मशीनरी अकाउंट पढ़ लिया, ठीक है, हमने क्वेश्चन भी करके देख लिया, SLM मेथड से कर लिया, और हमने WDV मेथड से भी कर लिया। इतनी बात समझ में आ रही है। हमने मॉडर्न अकाउंटिंग के भी रूल मैंने आपको एक बार आपको रिवाइज करा दिए हैं। इसमें हमने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी हमने देख लिया किस तरीके से निकल सकता है, और एनुअल डेप्रिसिएशन भी हमने किस तरीके से निकल सकता है, समझ में आ गया। आई होप बेटा आपको वीडियो से बस पसंद आई होगी। बेटा इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से बना रहा हूँ, ठीक है ना। सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो और फैला दो इंडिया में, बस।